हमने देखा था कि वात के लिए क्या आहार विहार और क्या क्या डाइटरी रिजीम में हमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। तो आज हम देखेंगे, सेम टॉपिक सेम ही रहेगा पर पित्त वालों के लिए। पित्त में इसमें क्या है, पित्त प्रकृति भी कवर होगी और पित्त के अनुसार जो भी डिजीजेस है, जो भी विकृति है, वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो पहले एक रिकैप ऐसा रहेगा कि पित्त के गुण क्या क्या है। पित्त का गुण होता है उष्ण, हॉट, तीक्ष्ण, तीखा, ठीक है, तीक्ष्ण गुण की शार्प, पिंचिंग, ठीक है, शार्प, तीक्ष्ण। फिर लघु होता है पित्त, मतलब लाइट होता है। फिर होता है स्निग्ध, ऑयली, और होता है द्रव। तो देखिए पित्त के गुण, हम ये गुण समझ लेंगे ना, तो क्या होता है कि हम जब जैसे ही वो फूड जो इस गुण को सपोर्ट करते हैं ना, जो भी खान पान या जो भी आहार विहार विचार सब कुछ जो भी इन गुणों के साथ मेल खाता है, तो वो क्या करेगा, पित्त को बढ़ाएगा। और जो भी आहार विहार विचार या जो भी परिहार हम करते जो इसके विरुद्ध जाएगा, तो उसको कम करेगा। तो ये बिल्कुल इजी है, आप भी अपने डेली में फॉलो करके ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि कौन सा खाना, जैसे शायद सारे खाने में ना कवर कर पाओ, पर आप भी पित्त के गुण को एक बार समझ लेंगे कि सारे ये 3 दोषों के गुण सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पित्त का गुण फिर से बताती हूँ, उष्ण, गर्म तासीर का, तीक्ष्ण जो कि बहुत शार्प है, पिंचिंग है एकदम वैसा। फिर लघु, लाइट होता है। फिर स्निग्ध, ऑयली होता है, जिसको बोलते हैं अंगस भी बोलते हैं कई कई। और द्रव्य मतलब फ्लूइडी, पित्त का फ्लूइडिटी एक पार्ट है, तो जिसकी वजह से मैंने एक दिन बताया था, जो भी हार्मोन सिक्रेशन हो रहे हमारे बॉडी में, कोई भी सिक्रेशन हो, तो पित्त का अगर क्लासिकल एग्जांपल दूं कि पित्त का स्थान कहाँ पे है, पित्त का स्थान आमाशय पक्वाशय पे है। आप सबको पता है स्टमक में सारे गैस्ट्रिक जूसेस, जो भी आपके HCl होता है, और साथ में पेप्सिन जो आपके प्रोटीन पचाने में हेल्प करता है, तो ये सारे पित्त के वजह से ये काम हो पाते हैं। और फिर अगर आप पता है तो और क्या क्या आप सब ऐसा समझ रहे होंगे कि पित्त मतलब सिर्फ यकृत, लीवर, नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए पित्त के 5 टाइप है, वात के 5 टाइप, कफ के 5 टाइप, तो सारे पांचों जो उनके सब टाइप से सबका काम है पूरे बॉडी को ठीक रखने में। तो ये दोष सिर्फ कोई एक स्थान में नहीं रहते, ये हम इनके मुख्य स्थान है, मतलब प्राइमरी साइट कुछ है और कुछ है सेकेंडरी साइट। तो प्राइमरी साइट में हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, जिसमें आमाशय पक्वाशय, जो ग्रहणी, स्टमक, ग्रहणी मतलब इंटेस्टाइन, और आमाशय मतलब अब स्टमक और ड्यूडेनम ना, ये पार्ट समझ सकते हैं कि आयुर्वेद इससे पहले लिखा गया था, तब ये एनाटॉमी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से बनता है, वो तब नहीं था, है ना। मॉडर्न मेडिसिन 200 ईयर्स होगा और आयुर्वेद करीब 5 से 6,000 साल पहले आया था। तो फिर इसीलिए तो ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो एग्जैक्ट पित्त का स्थान कहाँ है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है, इन सब की जो सिक्रेशन है, जैसे पैंक्रियास है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, देन पैंक्रियाटिक सारे डाइजेस्टिव जो जूसेस और भी सीक्रेट होते हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो पित्त के कामों में। फिर आप लीवर से बाइल प्रोडक्शन भी कंसिडर कर सकते हो, स्टमक में HCl, पेप्सिन, पेप्सिनोजन, इन सबका सिक्रेशन भी कंसिडर कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें ऐसा क्या भोजन लेना चाहिए या ऐसा क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए डेली रूटीन में, ताकि हम पित्त का जो गुण है उसको बढ़ाए ना, उसको सपोर्ट करते हुए बैलेंस तरीके से चल सके। तो ये तो हुआ नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, जिनके पित्त प्रकृति हो या नॉर्मल हेल्दी है, जिनका समा दोष भी है उनके लिए। पर अगर पित्त की विकृति है, अगर आप ऐसे कोई डिजीज से पीड़ित है जिसका कारण पित्त हो सकता है, तो आपको क्या करना है, वो उल्टे मतलब वैसे फूड्स आपको लेने चाहिए खाने में जो ये जो गुण देखे गुणों के उल्टा हो, ठीक है, ऑपोजिट नेचर के हो। जैसे पित्त का गुण है उष्ण, पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण की वजह से भी, जैसे बहुत ज्यादा डिजीजेस का बात करूं तो हाइपर एसिडिटी, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, आपका पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण इतना बढ़ जाता है कि आपको बॉडी में स्टमक से जो इसोफेगस का पाइप ये है, आपको लगता है कि जल रहा है, बर्निंग सेंसेशन, दाह मतलब बर्निंग, हाथों पैरों में बर्निंग, हाइपर एसिडिटी, हाथों के तलवे, पैरों के तलवे, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग। जनरली आपने देखा होगा प्रकृति के क्लास में कि पित्त वालों का स्वेटिंग ज्यादा होता है, पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग की मतलब अभी 2 मिनट के इसी से निकले नहीं, पसीने से पूरा लथपथ हो गए, और बहुत ज्यादा स्मेल है ना, स्वेट में इतना गंदा बदबू, बॉडी ऑर्डर इतना ज्यादा है कि मतलब कोई सामने आना नहीं चाह रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशन हो तो आपको समझना चाहिए पित्त का उष्ण तीक्ष्ण
ये सब गुण बढ़ गया है। तो इन सब में क्या रहेगा, इन जनरल अगर हम विकृति वाइज डाइट देखें तो हम थोड़ा ठंडे तासीर का कोल्ड फूड्स देंगे। कोल्ड फूड्स या कूलिंग फूड्स का मतलब ये नहीं कि हम रेफ्रिजरेटेड फूड्स यूज करें, बिल्कुल नहीं। आप ठंडा फ्रिज का खाना खाएंगे, फ्रिज का पानी पिएंगे तो आपको लग रहा है पित्त शांत हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी ये ठंडे भोजन होते हैं, जो हम आइसक्रीम फिर ठंडाई जैसे या फ्रिज का पानी, उसमें क्या होता है वो लॉन्ग स्टे की वजह से सर वात का गुण बढ़ जाता है। तो वात दोष बढ़ाने में वो एक नंबर है। तो वात भी बढ़ जाएगा तो भी वो इन जनरल वात ऐसा एक दोष है, अगर वो बढ़ जाता है ना तो वो बाकी दोनों दोष पित्त और कफ को भी इम्बैलेंस करता है। तो इसीलिए प्राइमरी मोटिव ये रखना चाहिए फूड में कि करे कुछ भी, बात मत बढ़ाइए अपना, क्योंकि बात अगर इम्बैलेंस होगा तो आपके बाकी दोषों में भी विकृति आ जाएगी। जो भी अच्छा खासा चल रहा था, बात वो दुष्ट लड़का की तरह है। मतलब मान लीजिए 3 दोस्त थे, बात पित्त कफ, तो 3 दोस्त में कफ बहुत शांत है, पित्त मॉडरेट और बात बहुत दुष्ट लड़का। पर क्या होता है संगति इफेक्ट ना, कि अगर आप एक साथ रह रहे हो और एक बुरी संगति का आदमी रह रहा है तो वो अगर आपको ज्यादा बार बार चलना घूमने जाते, चलना क्लास नहीं करते, चलना हम छुट्टी मार लेते, पढ़ाई नहीं करेंगे, चल मजा आएगा, है ना। तो ये बार बार कोई करता रहेगा ना तो आदमी अपने नेचर से भटक के उससे अकॉर्डिंग चला जाएगा। हाँ चलो मस्ती करते, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, तो वैसा टेंडेंसी आ जाएगा। तो क्या बात वैसा है, बात से चंचल है, चल गुण उसमें ज्यादा है, तो वो पित्त और कफ को अपने स्थानों से हटा के दूसरे जगह में जाके स्रोतस, आयुर्वेद के आगे आएगा स्रोतस, उसमें ब्लॉकेज कर देता है। तो इस कारण बात को भी बैलेंस रखना है। तो हमें ठंडी रेफ्रिजरेटेड चीजें नहीं पीनी चाहिए। ठंडी कूलिंग फूड्स का मतलब ये है जैसे कि आप ले सकते हो मटके का पानी ले सकते हो, आप ठंडी तासीर की फूड जैसे आप नारियल का पानी ले सकते हो, फिर आप क्यूकम्बर, खीरा जिसको बोलते हैं, खीरा ले सकते हो, फिर आप छाछ ले सकते हो। तो वैसे चीज आप लो जिससे आपका जो हॉट टेंडेंसी, फिर आप एलोवेरा ले सकते हो, आप चंदन भी यूज करते हैं, पित्त शमन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वैसे चीजों का वर्णन किया गया है। और क्या करना है आपको, सिर्फ बहुत ज्यादा ऑयली जिनका अगर पित्त की वजह से और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे पित्त की वजह से फेस पे एक्ने पिंपल है ना, पिंपल्स आते हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें भी ना पित्त का द्रव्य गिनोलिन इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो उस समय पे फिर ड्राई फ्रूट्स देने हैं। ड्राई मतलब क्या है, ड्राई मतलब रुष्क। तो रुष्क इतना ही रुष्क खाना, जैसे कि हमारे जो सीरियल से, तो हम क्या देखेंगे अभी पित्त के लिए मैं आहार बता देती हूँ जो रिकमेंडेड षड्रसा के अनुसार जो 3 रसा है वो है तिक्त, कषाय और मधुर। ठीक है, मैंने टेबल आपको समझाया था पहले दिन, सीरियल नंबर 1 से 6 तक, ये आप याद रखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। पहले क्या आता है, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, तो पहले 3 जो है वो वात के लिए है, मधुर, आम्ल और लवण, ये वात के लिए फेवरेबल टेस्ट है। ठीक है, रसा, षड रसा पढ़े थे, रसा है ये 3 रेकमेंडेड रसा फॉर वात, मधुर, आम्ल, लवण। पर पित्त के लिए कौन सा है, पित्त के लिए आम्ल, लवण और कटु ये नहीं चलेगा। आम्ल मतलब खट्टा, जो बहुत खट्टी चीजें जैसे कि आचार, खट्टा दही, फर्मेंटेड फूड, सॉर टेस्ट जिसमें आता है, ये सब पित्त के लिए बिल्कुल नहीं चलेंगे, हानिकारक है, पित्त बढ़ सकता है। दूसरा क्या, लवण, अत्यधिक लवण जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्टी है, जैसे कि नमकीन, भुजिया, फिर हम कुछ भी खाते हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी, जैसे आचार में भी बहुत नमक रहता है, सोडियम कंटेंट बहुत हाई रहता है। तो कोई भी पैकेज फूड्स हो, इसमें सोडियम कंटेंट जो है, लवण का जो मात्रा है वो बहुत हाई रहता है। तो ये रेकमेंडेड है कि आप अगर पित्त कोई भी रोग से पीड़ित है तो आप कुछ दिन के लिए पैकेज फूड का सेवन छोड़ दीजिए, तो इससे भी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा राहत। तो लवण नहीं खाना। और तीसरा क्या है, कटु, कटु यानी कि स्पाइसी। ठीक है, ये हर कोई कंफ्यूज होता रहता है कटु और तिक्त में। आप कोई भी आयुर्वेदिक जर्नल उठा के पढ़ लीजिए, कोई बुक उठा के पढ़ लीजिए, पर आप ये याद रखिए कटु मतलब स्पाइसी, तीखा। तो क्या नहीं खाना है, मिर्च, मसाला, अत्यधिक लाल मिर्च का सेवन, हरी मिर्च खाते भी है तो भी लिमिट में खाइए, लाल मिर्च छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा मसाले, गरम मसाले बहुत ज्यादा, फिर आप बहुत ज्यादा लहसुन, प्याज ये डाल के जो बहुत गरम जो होता है ना उष्ण तासीर का, ये आपको नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं बनाना है, नॉर्मल डाइट लीजिए। तो कौन से नहीं खाने हैं आपको, कटु, आम्ल, लवण नहीं खाने। तो बचे और 3 कौन खा सकते हैं,
तो खा सकते तिक्त मतलब कड़वा, बिटर टेस्ट, तिक्त मतलब जैसे कि करेला, करेला खा सकते हैं, जामुन बहुत अच्छा होता है। तो डायबिटीज में बेसिकली आप जानते हो कि इंसुलिन का सिक्रेशन आइदर पैंक्रियास से होता, डायबिटीज के भी बहुत सारे टाइप है ना, टाइप 1, टाइप 2 और डायबिटीज इंसिपिडस। तो मैं डीप में नहीं जाऊंगी, पर ये है कि डायबिटीज भी वन ऑफ द पित्त विकारों में से आता है। ऐसा मत समझे कि सिर्फ पित्त खराब हुआ इसलिए डायबिटीज आया, ऐसा नहीं है। वातज भी हो सकता है, कफज भी हो सकता है, तीनों दोषों के इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। डायग्नोसिस सिर्फ एक दोष बिगड़ा तो ये मेरे को रोग आ गया, ऐसा नहीं होता, मल्टीपल एपिडेमियोलॉजी होती है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे डायबिटीज के लिए जैसे कि इंसुलिन सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बराबर मात्रा में नहीं होता या इंसुलिन रिसेप्टर्स काम नहीं करते, तो हमको टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलता है या टाइप 1। तो बात यह है कि जैसे पित्त के लिए मैंने बताया कि आपको तिक्त तिक्त बहुत अच्छा रहता है, तो तिक्त रस प्रधान में जैसे कि करेला, जामुन, ये सब का सेवन आप करेंगे तो अगर आप डायबिटीज रिलेटेड चीजों से पीड़ित है तो आप बेहतर पाएंगे। क्यों बेहतर पाते? क्योंकि पित्त के लिए रिकमेंडेड टेस्ट है। ठीक है, मैं वैसे आपको रिलेट कराना चाह रही हूँ, डायबिटीज कॉमन बीमारी है तो मैंने इसलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे रस है तिक्त, कषाय, मधुर, इनका सेवन पित्त के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए एक एक करके देखते क्या क्या है। तो देखिए सीरियल्स, सीरियल्स मतलब जो भी चावल शाली, जो भी 60 दिन में पकाया हुआ मतलब हार्वेस्टेड जो राइस होता है और 1 साल हम उसको रख देते, नया अन्न नहीं, पुराना राइस, ओल्ड राइस, तो इसको बोलते शस्तिकशाली। शस्तिकशाली गेहूं, ओट्स, कोई भी मिलेट, बहुत कुछ आते, क्विनोआ वगैरह, बार्ली, आपको पता है। तो ये सब एमरिंथ, चोलाई जिसको बोलते हैं, चोलाई की बीज, ये सब आप ले सकते हो, ये सब मधुर रस के हैं। तो ये बात के लिए भी अच्छा है, पित्त के लिए भी अच्छा है। तो इससे आपका मसल मास भी बना रहेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट इससे मिल जाएगा और आपका एनर्जी मेंटेन रहेगा। ठीक है, सीरियल्स तो मैंने बताया था बात वाले क्लास में कि सीरियल्स में कुछ एमाइनो एसिड जो एसेंशियल एमाइनो एसिड्स है उसमें से कुछ नहीं रहते। तो अगर आपको पूरा कंप्लीट 9 एसेंशियल एमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, वो उसका कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो आप अपना खाने में जो गेहूं, चावल जो भी आप खा रहे हो, मिलेट, ओट्स, उसके साथ दाल का भी सेवन करिए। तो दाल के सेवन में क्या, दाल मतलब लेगुम्स एंड दाल, मूंग दाल ले सकते, मसूर दाल ले सकते, कुल्थी, ये सब चना दाल, और भारी जो मोटे मोटे दाल है वो मॉडरेशन में लीजिएगा, जैसे कि लोबिया हो गया, राजमा हो गया, बहुत ज्यादा उड़द दाल, बहुत ज्यादा अगर आप लेंगे तो आपको पित्त का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिन भी लोगों का फेवरेट दही वड़ा है तो उनको ये सब थोड़ा कम आहार में लेना चाहिए। और साथ ही साथ सब्जियों में क्या लेंगे, सब्जियों में आप ले सकते हैं जो भी सारे मधुर और कड़वा, ठीक है, दोनों स्वीट एंड बिटर टेस्ट के जो वेजिटेबल्स है, ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स चल जाते हैं, ऐसा कोई पित्त वालों के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ये वाले नहीं लेने, बहुत खट्टे जो वेजिटेबल्स है वो नहीं लेने। अगर ऐसा है जैसे कि फ्रूट्स में ज्यादातर आता है तो आप अच्छे से बीटरूट, कैरेट, लौकी तो बेस्ट रहता है, फिर लौकी, तोरई, टिंडा, जो भी सब्जियां बच्चों को, आजकल के बच्चों को नहीं पसंद है, वो सारे पित्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पंपकिन भी बहुत अच्छा होता है और हरे पत्तेदार सब्जियां मॉडरेशन में अच्छे से ले सकते हैं। पित्त वालों का मैं बता दूं, जठराग्नि बहुत तीव्र रहती है, तीक्ष्ण रहती है, तो वो अच्छे से हरी पत्तेदार सब्जियां ये सब अच्छे से पचा सकते हैं और स्प्राउट्स एंड सैलड भी अच्छे से ले सकते हैं। स्प्राउट्स एंड सैलड कच्चे वाले वो अच्छे से ले सकते हैं। कोई भी रॉ टाइप का जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो भी वो ले सकते हैं, जैसे कि सैलड में मूली वगैरह भी डाल के ले सकते हैं, ये अच्छा होता है। तो बेस्ट उनके लिए क्या रहता है, लौकी, टिंडा, तोरई, फिर आप जानते हो क्या उसको बोलते हैं स्पाइन गॉड, काकरोल, ऐसे ना कांटेदार रहता है, इसमें छोटा सा इतना सा रहता है, कभी कभी गर्मियों के सीजन में मिलता है, तो कांटेदार रहता है, थोड़ा पॉइंटेड, छोटा छोटा, परवल के जैसा दिखता है पर परवल नहीं है, थोड़ा उसमें दाने रहते हैं, तो पाइन गॉड बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी बहुत अच्छा होता है पित्त के लिए। और खीरा ले सकते हैं आप आराम से, परवल, चोलाई ले सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे से, जुकीनी वगैरह ऐसा आता है तो वो आप ले सकते हैं। करेला तो बिल्कुल, कोई भी कट्टी जो भी नीम, करेला, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं।
कभी भी गले में जलन महसूस हो रही हो, वैसा आपको बहुत ज्यादा दहा फील हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि गला पूरा छिल गया एसिड से, पेट एकदम भारी है, तुरंत एलोवेरा लीजिए। फ्रेश अगर आपके घर में है तो उसको लीजिए, काटिए, धोइए, उसका ऊपर का हरा जो कवरिंग है उसको निकालिए और अंदर का जो सफेद पल्प है उसको चम्मच के मदद से निकाल के पानी के साथ मिक्सी में करके आप पीस के ले सकते हैं या खुद भी ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं। दोनों काम करता है। कुछ भी नहीं मिलता तो आप एलोवेरा जूस बहुत सारे गुड ऑर्गेनिक ब्रांड्स के मिलते हैं रेडीमेड, वो ले सकते हो डेली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक या बिफोर और लंच। ठीक है, तुरंत के लिए ये बेस्ट है। ये भी नहीं पॉसिबल है तो एक इलायची या 2 इलायची मुंह में डाल लेना है, आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो देखिए जैसे कि बताती हूँ स्प्राउट्स एंड सैलड, जैसे मैंने बताया था वात वालों के लिए थोड़ा स्टीम या थोड़ा हल्का वार्म या गर्म पानी में भिगो के लेना है क्योंकि वो थोड़ा हेवी होता है ना। पर पित्त वालों का क्या है, सिर्फ जठराग्नि बहुत अच्छी रहती है तो वो अच्छे से कच्ची चीजों को अच्छे से पचा सकते हैं, तो वो स्प्राउट्स एंड सैलड एज इट इज ले सकते, कच्चा फल सब्जी जितना मर्जी लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए उल्टा बेहतर रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर किसी को नॉन वेज लेना है तो प्रेफरेबल तो यही है जो भी रिवर वाटर मतलब ताज़ा मिला पानी में, जैसे कि ना नदी में मिली हुई मछली या जो भी एक्वाटिक एनिमल्स वैसा जो ऑर्गेनिक हैबिटेट में रखते हैं वैसा ले, चिकन मटन भी वैसा ही ले जो ऑर्गेनिक मिल जाए, अदरवाइज अवॉइड करें। पित्त वालों के लिए नॉनवेज ज़्यादा चलता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उनको एसिडिटी और डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पित्त वाले प्रोन होते हैं इन्फ्लामेशन, मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको जैसे हम डिजीज पे चलते जाएंगे, तो इसलिए नॉनवेज उनको समझ के लेना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं कि नट्स एंड सीड्स में क्या लेना चाहिए। ये याद रखिएगा सिर्फ पित्त का उष्ण गुण भी है, तो नट्स एंड सीड्स होते तो है बहुत अच्छे, ऑयली नेचर के, सब कुछ ठीक है, पर ना वो मॉडरेशन में ही ले सकते हैं। तो उनमें एक फाइटिक एसिड करके एक कोटिंग रहता है नट्स में, तो इसलिए आपको ओवरनाइट सोक करना है ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, डाइजेशन के लिए इजी हो जाए। और वैसे ही आपको काजू हो, वॉलनट हो, पिस्ता, जो भी आप लेना चाहते हो, पंपकिन सीड्स, मस्कमेलन, बहुत सारी सीड्स आजकल आते, जो भी आप लो, आप बस रात में पानी में भिगा दो, सुबह उठ के इसका छिलका उतारना मत भूलिएगा, छिलका उतारिए और फिर ही सेवन करिए। पर कितना, मैक्सिमम 4 से 5, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। गर्मी का सीजन है, आप बहुत ज्यादा आप सोचेंगे ड्राई फ्रूट लड्डू, वाओ पीनट लड्डू, है ना, आप ये देखिए ये सब कब खाने चाहिए, ये तो हम प्रकृति अनुसार आहार पढ़ रहे, पर ऋतुचर्या भी मत भूलिए। ऐसे ही ये जो उष्म, ये जो समर सीजन एंड वर्षा सीजन, आप ऋतुचर्या मेरे साथ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये पित्त का एक्युमुलेशन, संचय और प्रकोप का समय होता है। ठीक है, ये 2 सीजन में पित्त बढ़ा रहता है। तो मोटा मोटा आप ये समझिए जो भी गरम गरम ताकत की चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा खट्टा दही, खट्टे खट्टे आम, ये सब नहीं खाने। आम खाइए, मीठा आम खाइए, दही खाइए, फ्रेश खाइए, पर अगर आपको दिक्कत होता है तो पानी मिला के उसका छाछ बना के खाइए, छाछ ठंडा होता है। तो और क्या कर सकते हैं आप, नट्स एंड सीड्स कम लेना है। नट्स एंड सीड्स सबसे लेने का बेस्ट टाइम रहता है विंटर सीजन, इसीलिए कि जो मकर संक्रांति में तिल, फिर तिलकुट के लड्डू, फिर जो पीनट्स के जो चिक्की आती है वो सब उस समय पे ठंडी सीजन में आती है, क्योंकि उस समय ये सबसे बेस्ट रहता है। फिर हम आते हैं स्पाइसेस की ओर। फिर स्पाइसेस में देखिए ज्यादा आपको लहसुन प्याज नहीं लेना है, उससे पित्त आपका बढ़ जाएगा। आप धनिया, पुदीना ये सब इस्तेमाल करिए, जीरा ये सब इस्तेमाल करिए, और सौंफ, ये 4 मुख्य बेस्ट फ्रेंड है पित्त के लिए, जैसे कि धनिया का पत्ती, पुदीना, फिर एलोवेरा और इलायची, ये सब मतलब सौंफ, ये सब बहुत सही रहते हैं, आप वो सब ले सकते हैं। हल्दी अदरक भी ले सकते हैं, शुंठी बहुत सही रहता है। जो ड्राई जिंजर मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर रॉ जिंजर मिले तो कम मात्रा में यूज करिएगा, हल्का गर्म होता है, पर ठीक है फिर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रूट्स में क्या, फ्रूट्स में देखिए मधुर रस के जो भी फल है वो सब चल जाएंगे, बस बहुत ज्यादा खट्टे फल, जैसे कि आप आंवला को आप सिर्फ सॉर टेस्ट की वजह से मत समझिए। आंवला की मैंने जब रसा पढ़ाया था तब बताया था, आंवला के एक्सेप्शन है। आंवला की हालांकि आंवला रस का है पर उसका विपाक मधुर होता है, मतलब आफ्टर डाइजेशन इट गिव्स ए स्वीट इफेक्ट। तो आंवला की पित्त को कम करने के लिए बेस्ट है। जिसने भी पूछा था कि पित्त अभी बढ़ा हुआ है तो सडनली क्या कर सकते हैं, तो आप एलोवेरा पहला, दूसरा आप इलायची खा लो, तीसरे नंबर पे आंवला आप अगर लोकल आपका मिल रहा है तो वो लो। अदरवाइज पित्त शमन के लिए आंवला तो रसायन के तौर पे यूज किया ही जाता है बहुत सारे दवाइयों में।
तो आपको कौन से आम नहीं लेने हैं। ये और एक आता है कि हाँ मुझे तो बहुत कच्ची गिरी खाने का मन करता है, मेरा तो मुंह चटर चटर करता रहता है, मेरे को तो बचा, तो आप बहुत कच्चे आम नहीं खा सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। जिनका भी पित्त पड़ा हुआ है उससे क्या होगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे कि नमक लगा के कच्चे आम चटकारा लेके हम खाने में तो अच्छा लगता है, पर आप बहुत ज्यादा मत खाइए। आप मीठे आम खाइए जो अच्छे से पक गए हैं। आधे पक्के आम, आधे पक्के ऑरेंजेस, ऐसा नहीं खाना है आपको। मौसम्बी ले सकते, ऑरेंज ले सकते, सब कुछ कम कम मात्रा में लीजिए। जब भी सीजन आए तब लीजिए। नहीं, जो भी सीजन के फल है वो सबसे बेस्ट रहते हैं, जब सीजन नहीं हो तब वो लेना नहीं अच्छा है। बाकी आप अनार हमेशा ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, आप केला ले सकते हो, पपीता वगैरह जो भी आपके पास अच्छे से मिल जाए ले। और फिर भी आपको पित्त शमन के लिए और भी अच्छे से कुछ करना है तो आप द्राक्षा, जिसको बोलते हैं ब्लैक ग्रेप, ब्लैक रेजिन, आपको मिल जाएंगे मार्केट में ब्लैक रेजिन के नाम से। बीज समेत या बीज के बिना दोनों मिल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। जिनका भी पित्त बढ़ा हुआ या कोई भी एनीमिया जैसे प्रॉब्लम भी पित्त के कारण होती है। वन ऑफ द फैक्टर पित्त है, सिर्फ पित्त है ये नहीं, ठीक है, रक्त धातु भी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत कुछ है। और क्या कर सकते हैं, और भी अगर किसी को जैसे व्रत करना हो पर उसका पित्त प्रकृति हो, तो देखिए व्रत कफ वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है। पित्त और वात वालों के लिए व्रत इतना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम हम जो व्रत करते बिना कुछ खाए पिए, तो बिना जो, और एक होता है लंघन चिकित्सा, मतलब फास्टिंग एज ए ट्रीटमेंट इन नेचुरोपैथी, वो अलग होता है ना। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग होते हैं, वो देख के किया जाता है पेशेंट का कैसा स्ट्रेंथ है, पेशेंट का कैसा अग्नि है, पेशेंट के क्या रोग है, पेशेंट की क्या मानसिक स्थिति है, सब कुछ देख के करते हैं, वो अलग है, ठीक है। मैं इन जनरल व्रतों का बारे में बोल रही हूँ जो कि हम पूजा वगैरह में या ऐसे ही हफ्ते में कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, पित्त और वात वालों के लिए बहुत ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है, ये कफ वालों के लिए अच्छा होता है। तो पित्त और वात वाले अगर करना चाहते तो कैसे करें, वात वाले हमेशा गरम गरम सूप वगैरह ये लेते हुए करते चले, और नारियल पानी पीते चलिए या हर्बल टी पिए। पित्त वाले गरम सूप छोड़ सकते, नॉर्मल वो कोकोनट वाटर, नारियल पानी पीते चले, नॉर्मल पानी पीते चले, फिर पतला छाछ पीते चले, मट्ठा जिसको बोलते हैं, है ना, ताकि पेट ठंडा हो, मट्ठा पीते हुए चले, या जैसे सौंफ का चाय, तुलसी का चाय, पुदीना का चाय, ये सब पीते हुए चले। पूरा निर्जला व्रत बिल्कुल कुछ नहीं खा के वो ना करे, उससे बाद में उनको एसिड रिफ्लक्स या गैस ब्लोटिंग अपच बाद में आएगी। व्रत तोड़ने का और व्रत में जाने का भी अलग अलग नियम होता है, तो जानकार लोगों से जान के फिर करिए। और क्या, डेयरी प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में हम बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि दही है, बहुत ज्यादा खट्टा दही, बहुत ज्यादा पनीर, वो बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, मॉडरेशन में लेंगे। घी ले सकते, दूध लीजिए, छाछ लीजिए, जो भी है ताजा लीजिए। और अच्छे से, अगर आपको दूध भी ना पचता हो, होता है बहुत लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो उन लोगों के लिए आप दूध ना लेके आप पतला पतला छाछ, मट्ठा ये सब ले सकते हैं। तो फिर भी जिन लोगों को दूध का गुण बढ़ाना है तो थोड़ा सा हल्दी मिला के, चुटकी भर हल्दी और एक लौंग मिला के दूध लीजिए। पनीर जो भी खाइए वो सब आप आराम से कम कम खाइए, डेली नहीं खाना है। तेल में क्या यूज कर सकते, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, वो जो मूंगफली का तेल, ये सब लीजिए। आप सरसों तेल भी ले सकते हैं अगर आप सह सके तो, अगर आप हमेशा खाते हो तो हमेशा, तो ये ठीक है। और कुकिंग मेथड में जैसे बताती हूँ हमेशा, तो देखिए नॉर्मली है ये रूल कि आपको ओपन वेसल में जितना खाना बनाए वो अच्छा, प्रेशर कुकर का कम इस्तेमाल कीजिए, स्टीम और बॉईल करके खाइए, तेल कम इस्तेमाल कीजिए। क्या क्या नहीं खाना है, भारी चीजें जैसे उड़द दाल, राजमा, छोले, कुलचा, पराठा, ये सब कम खाइए। खट्टी चीजें, अचार, पापड़, बहुत खट्टी दही और बहुत तला भुना पापड़ पकोड़ा, जो भी निमकी फुल्का, ये सब कम खाइए। मीठीदार चीजें कम खाइए, नॉनवेज को भी कम खाइए, और बाकी सब आपका सही रहेगा। और प्राणायाम करिए, योगा करिए, बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा।